नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में, जिसे कि हम RTI के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के प्रोविजंस के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है और इसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए समय समय पर नए कानून बनाए जाते हैं और उनके अंदर बदलाव भी किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी एक ऐसा ही कानून है, जो कि 2002 के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करके लाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि भारत के जो नागरिक हैं उन्हें यह अधिकार दिया जाए कि वह सरकार से उनके कार्यों के बारे में सवाल पूछ सके, और यह अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल भी रहा है। अगर हम आज की स्थिति देखें तो लगभग एवरेज 4500 एप्लीकेशंस जो हैं RTI की डेली फाइल होती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि इस एक्ट के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं और आखिर ये क्यों हाईलाइट हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2014 में एक अमेंडमेंट हुआ। उस वक्त तक जो है इस अधिनियम के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी 7, वो इसके अंतर्गत आती थी, यानी कि उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वह आप RTI के थ्रू ले सकते थे। लेकिन 2014 के जो 2014 के अंदर जो इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद से पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया। उसके बाद 2018 में फिर से इसके बारे में जो है चर्चा हुई, जिसके अंदर यह बताया गया कि जो NRIs हैं, जिनके लिए ये व्यवस्था की गई कि वो भी RTI में जो है एप्लीकेशन देके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जो है यहाँ पर सिर्फ जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वही आवेदन कर सकते थे। तो इसके अंदर जब व्यवस्था की गई कि जो NRI पीपल हैं, वो जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं, वह भी इसमें आवेदन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके लिए यह मुद्दा आया कि आखिर उनके लिए क्या ईजी होगा। तो इसलिए ऑनलाइन पोर्टल जो है उसका आदेश दिया गया कि इसको और इजी वे में किस तरीके से लोगों की पहुंच तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो था, उसके अंदर यह अमेंडमेंट किया गया और उसे ऑनलाइन भी, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी RTI एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाने लगा। और सारे स्टेट्स को ये आदेश दिया गया कोर्ट के माध्यम से कि वह सभी अपने अपने स्टेट के जो हैं RTI पोर्टल्स बनाएं। इसके साथ ही जो है उसी वक्त जब जो 2018 का जब ये चेंजेस हुए, तभी जो है दिल्ली हाई कोर्ट का एक जो है जजमेंट आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका जो ऑफिस है वह भी RTI के दायरे में आता है। यानी कि यदि उनसे रिलेटेड या उनके ऑफिस से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप RTI के थ्रू उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें अभी कि अभी ये क्यों हाईलाइट हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि PM केयर फंड्स, जिसके लिए एक RTI लगाई गई थी, उसमें ये मांग की गई थी कि जो PM केयर फंड में जो पैसा आया है वह कहाँ यूज़ हुआ, कैसे यूज़ हुआ, उसके बारे में जो है उसके अंदर जानकारी मांगी गई थी, जिसे कि PMO यानी कि जो सरकार है उनके द्वारा जो है इनकार कर दिया गया जानकारी देने से, और यह कहा गया कि वह जो PM केयर फंड है वो RTI के दायरे में नहीं आता। अब इसके बारे में जो डिटेल्ड डिस्कशन है वह हम नेक्स्ट जो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम करेंगे कि क्या PM केयर फंड सच में जो है RTI में नहीं आता है, और ऐसे क्या प्रोविज़न्स है जिनके बेसिस पे सरकार ने यह कहा कि जो है PM केयर फंड को हम RTI के दायरे में नहीं रखते। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और एक और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वह है 2019 का अमेंडमेंट, जिसके द्वारा सेक्शन 13, सेक्शन 16 और सेक्शन 27 के अंदर जो है अमेंडमेंट किए गए हैं। उसमें जो ये अमेंडमेंट किए गए हैं वह जो केंद्र लोक सूचना आयोग जो अधिकारी है या राज्य सूचना आयोग जो अधिकारी है, उसके जो ड्यूरेशन, यानी कि उनकी जो पदावधि है, उनके बारे में अमेंडमेंट किया गया, उनकी सैलरी के बारे में अमेंडमेंट किया गया है। और जो ये अमेंडमेंट किए गए उसके पीछे जो कारण है, यानी कि जो तर्क है, वह यह दिया गया कि जो पिछली सरकार ने जब ये जो एक्ट पारित किया था, तो उसमें यह जो इसके अंदर अधिकारी थे, यानी कि जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या जो राज्य लोक सूचना अधिकारी है, उनको ऐसे वेतन भत्ते या ऐसा टाइम पीरियड जो है उनके ड्यूरेशन, उनकी पदावधि का दे दिया था जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लेवल का था। तो इसलिए जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है।
यह का तर्क जो है अभी जो 2019 का अमेंडमेंट जब पास हुआ तब पार्लियामेंट के अंदर दिया गया। तो यह कुछ मेजर बातें थी इस पूरे एक्ट की। अब इसके जो प्रोविज़न्स हैं, यानी कि जो इसके एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न किए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो हम बता देते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स जो होंगे जिसके लिए आप इसके अंदर एप्लीकेशन लगाएंगे। तो वो सारे ही डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चाहे फुली फंडेड हो या फिर पार्शियल फंडेड हो, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उनसे किसी भी जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए RTI लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस एक्ट का या अधिनियम का संख्या क्रमांक है 22 ऑफ 2005। राष्ट्रपति की अनुमति इसे 15 जून 2005 को प्राप्त हुई और यह लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 के दिन। जो इसकी लागू होने वाली दिनांक है यह हमें याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इसका उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव है राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। अगर सिंपल वर्ड्स में इसे समझें तो यह अधिनियम जो है यह भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह लोक प्राधिकारी की जो कार्यप्रणाली है, जो उनके कार्यकरण हैं, उसके बारे में जो है जो सूचना वो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें, ताकि जो उनकी कार्यप्रणाली है उसे पारदर्शिता लाई जा सके, उसमें एक उत्तरदायित्व तय किया जा सके। तो इसके द्वारा जो है इस अधिनियम के द्वारा यह अधिकार नागरिकों को दिया गया है। बात करते हैं इसके एक्सटेंशन की, यानी कि इसके विस्तार की, तो ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसके अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं और 31 सेक्शंस हैं। उसके साथ ही इसमें 2 जो है अनुसूचियां हैं, यानी कि 2 शेड्यूल हैं। पहली जो अनुसूची है उसके अंदर बताया गया है कि जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या जो राज्य लोक सूचना अधिकारी होंगे उनकी शपथ के बारे में, और जो दूसरी अनुसूची है उसमें एक लिस्ट दी गई है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिसके बारे में इस RTI के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, और उसी के बारे में जो है इस अधिनियम की सेक्शन 24 के अंदर भी प्रोविजंस किए गए हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 में जो दिया गया है कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, सेक्शन 12, 13, 15, 16, 24, 27 एंड 28 जो हैं तुरंत प्रभावी होंगे। अब यहाँ तुरंत प्रभावी से मतलब है कि जिस दिन राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, यानी कि 15 जून 2005, उसी दिन से ये जो निम्नलिखित सेक्शंस हैं ये उसी दिन से प्रभावी हो गए थे, और जो बाकी जो शेष बचे थे वह 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुए। तो हमें यहाँ पर यही याद रखना है कि आखिर कौन से सेक्शन जो हैं उसी दिन प्रभावी हो गए थे, यानी कि जो है 15 जून को प्रभावी हो गए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। अब इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने इसके अंदर कवर की है। पहली, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि समुचित सरकार क्या होगी या समुचित सरकार से क्या संबंध है। तो इसके अंदर एक सिंपल हम समझें कि कोई डिपार्टमेंट जो है या कोई विभाग है वह जिस सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है, यानी कि कोई विभाग है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। अब यदि आपने उससे जो है जानकारी प्राप्त करना चाहिए तो वो जो डिपार्टमेंट है वह किस सरकार के अंदर कार्य कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो उस डिपार्टमेंट के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अब ऐसे ही अगर हम कंपेरेटिवली देखें कोई राज्य का कोई डिपार्टमेंट है तो उसके लिए कौन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वह उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो यही यहाँ पर एक डेफिनेशन है जो हमें सिंपल वर्ड्स में हमने आपको समझाया है। और इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर इसमें बताया गया है कि जो केंद्र या राज्य के द्वारा स्थापित की गई है, कंस्टिट्यूट यानी कि गठित की गई है, या उनके द्वारा जो है स्वामित्वाधीन है, या कंट्रोल में यानी कि नियंत्रणाधीन है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार फंडिंग कर रही है, तो वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे, तो इसका मतलब यह है कि जब आवेदन किया जाता है तो जिस डिपार्टमेंट में या जिस अधिकारी को किया जा रहा है तो उसके लिए जहाँ आप कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हो सकता है। तो यदि लोकसभा या विधानसभा की बात करें तो वहाँ जो उनके अध्यक्ष होंगे वह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। यदि राज्यसभा और विधान परिषद की बात करें
तो वहाँ पर जो उनके सभापति होंगे वह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। हाई कोर्ट के अंदर जो है वहाँ के जो चीफ जस्टिस होंगे वह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। और इन केस जो संवैधानिक पद या संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस्टेब्लिश किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे, तो वो या तो प्रेसिडेंट होंगे यानी कि राष्ट्रपति, या गवर्नर यानी कि राज्यपाल। और इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 239 जो आर्टिकल अनुच्छेद है संविधान का, उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया जाता है किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, पौंडीचेरी हो गया या दमन दीव हो गया, तो जो टेरिटरीज़ हैं इनके लिए जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है 239 में, वह भी सक्षम प्राधिकारी होगा। इन्फॉर्मेशन, अब सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है, मतलब सूचना में क्या चीज़ें काउंट होगी, किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सूचना में सम्मिलित की जाएंगी। तो चाहे वो कोई रिकॉर्ड हो, कोई दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट हो, कोई मेमो हो, या जो ईमेल्स आते हैं इंटरनेट के माध्यम से वो हो, या प्रेस रिलीज़ के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हो, या ऑर्डर, सर्क्यूलर, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट, पेपर, या जो सैंपल्स लिए जाते हैं वह भी इसके अंतर्गत जो हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होंगे, तो वह सूचना के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर बस हमें इतना याद रखना है कि आखिर कौन कौन सी चीज़ आती है। तो एवरीथिंग जो एक डॉक्यूमेंटेशन या किसी ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वह सूचना के अंतर्गत आती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार क्या है, तो मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस अधिनियम के माध्यम से जिस सूचना तक पहुंचा जा सके, यानी कि पहुंच योग्य जो सूचना होगी वो जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आएगी। अब कौन सी नहीं आएगी, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जो सेक्शन 24 या शेड्यूल 2 के अंदर जो व्यवस्था की गई है कि यह जो है आरटीआई के अंतर्गत इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो वो यहाँ पर छूट प्राप्त है। थर्ड पार्टी, सूचना यानी कि पर व्यक्ति, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति, इसके अंतर्गत लोक प्राधिकारी भी है। अब जो थर्ड पार्टी जो है यह सेक्शन 11 के अंदर भी डिस्क्राइब किया गया है, तो वहाँ हम इसे और थोड़ा इलेबरेट होकर देख लेंगे। सेक्शन 3, सूचना का अधिकार। ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है जिसे हम डिस्कस करते हैं कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। यानी कि इस एक्ट के अंदर जो है, जो अधिनियम है, इसके अंदर जो प्रोविज़न है कि आरटीआई के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है तो उसका जो अधिकार है वो नागरिकों को होगा, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सेक्शन 3 से पूछा जाता है कि किन लोगों का अधिकार होगा, क्या सभी व्यक्तियों को होगा या नागरिकों को होगा। तो यहाँ पर जो सिटीजन्स होंगे उन्हें ही अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत। तो यहीं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 4, लोक प्राधिकारियों की बाध्यता यानी कि ऑब्लिगेशन। तो प्रत्येक लोक अधिकारी के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है कि जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है या जो उनका डिपार्टमेंट जिसके अंदर वो कार्य करते हैं, उन्हें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो वर्किंग है, उसे जो है एक इंडेक्स्ड फॉर्म में, यानी कि कैटलॉग और इंडेक्स एक बोल सकते हैं कि उसको एक ऐसे ऑर्गेनाइज करके लिखना होगा कि जब कभी भी आवश्यकता पड़े या आरटीआई के द्वारा जब हमें इन्फॉर्मेशन देना हो तो उसे आसानी से दी जा सके। और यदि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो डे टू डे अपडेट होनी चाहिए पब्लिक के लिए किसी पोर्टल पर, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से या फिर कहीं और जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से जो प्रकाशित की जानी चाहिए, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि वो बाध्यता होगी कि वह ऐसी जो जानकारी है वह जनता तक पहुंचाए, चाहे इंटरनेट के माध्यम से चाहे समाचार पत्र के माध्यम से। तो ये सेक्शन 4 का जो बताया गया है वो लोक प्राधिकारियों के लिए बाध्यता बताई गई है। सेक्शन 5, लोक सूचना प्राधिकारियों का पद नाम यानी कि उनका डेजिग्नेशन। तो सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है। तब जब ऐसा आवेदन दिया जाएगा, यानी कि अपील या आवेदन जो दिया जाएगा, यदि भी किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना या राज्य लोक सूचना अधिकारी को दिया गया है, तो जो उसकी गणना है उसके अंदर 5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाएंगे सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के द्वारा। जैसा कि इसमें लिखा है कि वहाँ सेक्शन 7(1) के अधीन उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 डेज की अवधि जोड़ दी जाएगी। सेक्शन 6 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं बताया गया है कि आखिर सूचना प्राप्त करने के लिए जो है क्या कैसे अनुरोध किया जाएगा, यानी कि रिक्वेस्ट कैसे की जाएगी। सबसे पहले सूचना प्राप्त करने के लिए लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से,
क्योंकि आजकल ऑनलाइन पोर्टल आ चुका है, आरटीआई ऑनलाइन जो है आप फाइल कर सकते हैं, उसकी जो फ़ीस है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उसके लिए हम एक डिफरेंट यानी कि एक अलग से जो है वीडियो बनाएंगे कि आखिर आरटीआई कैसे फ़ाइल की जाती है, तो उसके अंदर सारी इसकी जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यह लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंग्लिश, हिंदी या कोई लोकल लैंग्वेज जो जिससे आप जहां आप कर रहे हैं वहां की अगर कोई लोकल लैंग्वेज है तो उसके द्वारा भी की जा सकती है। इसके लिए जो फीस प्रिस्क्राइब्ड है वो पे कर तो किसे की जा सकती है? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी। जो फीस होगी वह पे करके आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, और जब आप इसे पोस्टल के द्वारा करते हैं तो एक मनी ऑर्डर के रूप में या पोस्टल ऑर्डर के रूप में जो है ऐसी फीस जो रहेगी वो इसके साथ पोस्ट कर सकते हैं। जो आवेदक होगा यानी कि जो आरटीआई के लिए एप्लीकेशन देगा, उसे सिर्फ अपना संपर्क जो होता है यानी कि जो एड्रेस है, जो उसका पता है जिस पर वह जो उसके द्वारा जो मांगी गई जानकारी है वह अपने एड्रेस पर चाहता है, जिस एड्रेस पर चाहता है सिर्फ वही एड्रेस मेंशन करना होगा। उसे अपने व्यक्तिगत ब्यौरा देने की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसे अपनी बारे में और कोई एडिशनल डिटेल्स देने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन संबंधित लोक प्राधिकारी को करेगा, यानी कि अगर जो आवेदन आप आरटीआई के अंतर्गत जो कर रहे हैं यदि वो किसी डिफरेंट जो विभाग है या डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उससे वो जानकारी प्राप्त होनी है और आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट को जो है वैसा आवेदन कर दिया है, तब ऐसी स्थिति में वह डिपार्टमेंट जो है 5 दिनों के अंदर, यानी कि जो इस दिन उसे वो अनुरोध प्राप्त हुआ है उसे 5 दिनों के भीतर जो है ऐसे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसे वह ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन 5 दिनों के बाद यहाँ पर वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यही इसके अंदर बताया गया है। तो जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 है ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर कितने दिनों के अंदर, तो 5 दिनों के भीतर, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 7 डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि अनुरोध का निपटारा। अब जो सेक्शन 6 के अंदर आवेदन किए जाएंगे उसका क्या होगा, या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। तो उसके बारे में जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 7 में दिए हैं कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 या सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के जो परंतुक हैं के अधीन रहते हुए सेक्शन 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए सूचना उपलब्ध कराएगा। अब यहाँ जो 5 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 का जो परंतुक के बारे में बात की गई है वो वही है कि जैसा कि हमने देखा था कि 5 दिन का एडिशनल समय दिया जाएगा, तो वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में जोड़ दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में हमने देखा कि 5 दिन के बाद जो है वो उसे फॉरवर्ड यानी कि अंतरण नहीं किया जाएगा, तो वहीं यहाँ पर बताया गया है कि उसको फॉलो करते हुए जो है यहाँ पर 30 दिन के भीतर जो है सूचना उसने मांगी है वो उसे प्रोवाइड की जाएगी। और यदि जो है ऐसा अनुरोध जो है उसके अंदर जो मांगी गई सूचना है वह सही नहीं है या गलत तरीके से मांगी गई है, कोई और भी कारण है, तब धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणों से जो है लोक प्राधिकारी है वह उसे अस्वीकार करेगा। परंतु जो 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 यहाँ पर अस्वीकार की गई है उसके बारे में वह उसे जो है इन्फॉर्मेशन देगा कि आखिर वह किस कारण पर जो है अस्वीकार किया गया है, और ऐसे अस्वीकार का जो है वो कितने दिनों में कहाँ पर अपील कर सकता है, ऐसे अपील अधिकारी के बारे में भी जो है जो लोक प्राधिकारी है उसे ऐसी सब चीज़ें लिखित में सूचना देगा। लेकिन इसके अंदर एक परंतुक जोड़ा गया कि जहाँ मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है वहाँ 48 आवर्स के भीतर जो है ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सेक्शन 7 से पूछा जाता है कि कब जो है 48 आवर्स में भी जो है आरटीआई के अंतर्गत जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं यानी कि बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें सूचना के अधिकार के अंतर्गत अगर वो कोई सूचना चाहते हैं तो कोई फीस नहीं देनी होगी, ये प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। और इसके साथ ही यदि किसी दूसरे यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले जो व्यक्ति है उनको छोड़कर यदि किसी व्यक्ति ने जो आवेदन किया है और ऐसा आवेदन जो है समय से यानी कि जो उसकी समय सीमा थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए वह लोक प्राधिकारी के द्वारा नहीं दी गई या लोक प्राधिकारी ऐसी सूचना देने में असफल हो गया है, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी जो है इसके अंतर्गत जो भी सूचना उसे दी जाएगी उसके ऊपर उसकी जो फीस थी वह नहीं ली जाएगी। अब जैसा कि हमने आगे बताया कि जहां उपधारा 1 के अधीन कोई अनुरोध अस्वीकार किया गया है तो वह अधिकारी वहां पे उसे अस्वीकृति का कारण बताएगा, अपील करने की अवधि बताएगा और अपील प्राधिकारी किसे की जाना है उसकी विशिष्टियाँ यानी कि वो उसके नाम के बारे में और उसका किस एड्रेस पे जो है अपील करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर वो बताएगा। सेक्शन 8
ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 8, ये तीनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेक्शन 8 बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। इसके अंदर बताया गया है कि आखिर ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जो आरटीआई के द्वारा नहीं दी जाएगी। तो यह पहली, भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंधित या उससे संबंधित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। दूसरा, न्यायालय द्वारा यदि किसी सूचना का प्रकाशन जो है निषिद्ध कर दिया है, यानी कि उस पर बैन लगाया गया है, या फिर किसी ऐसी सूचना से न्यायालय का अवमानना होती हो, यानी कि उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता हो, तो ऐसी सूचना जो है नहीं दी जाएगी। या फिर किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त कोई सूचना हो, तो जैसे कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं उसके अंतर्गत जो विदेशी जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह इसके अंतर्गत नहीं बताई जाएगी। और ऐसी कोई सूचना जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में आ जाए, तो ऐसी सूचना भी इसके अंतर्गत नहीं दी जाएगी। अपराधियों के अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन, उनके पकड़े जाने या उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन में अड़चन अगर कोई आती हो, यानी कि उसमें कोई रुकावट आती हो उनके ऊपर कार्रवाई करने में, तब ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, तो जो ये ऐसे कागज पत्र होंगे यानी कि जो डॉक्यूमेंट होंगे वह जो हैं प्रकट किए जा सकेंगे जब ऐसी मीटिंग जो है जिसके लिए वह कार्य किया जा रहा था वह पूर्ण हो गई हो। परंतु यदि ऐसी जो कार्य हैं वह जो है इसके अंतर्गत जो सेक्शन 8 में हमने पढ़ रहे हैं कि भारत की अखंडता या जो प्रभुता है उसको अगर संकट आता हो, तब ऐसी जो डिस्कशंस होंगी वह नहीं दी जाएंगी। और कोई ऐसी सूचना जो है जो विस्तृत लोक हित में दी जाना न्यायोचित है, तो वह दी जा सकेगी। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 यानी कि जो गुप्त अधिनियम है उसके अंतर्गत भले ही कोई बात लिखी गई हो, फिर भी यदि लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है, यानी कि अगर कहीं पर कुछ नुकसान हो भी रहा है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकहित है, तो ऐसी सूचना दी जा सकेगी। सब सेक्शन 1A, C और I के अधीन 20 वर्ष पुरानी सूचना दी जा सकेगी, लेकिन केंद्र सरकार का विनिश्चय इसके अंतर्गत अंतिम होगा। तो जो इसके अंदर जो ड्यूरेशन दी गई है, जो 3 सब सेक्शन हैं 1 के अंदर कि A, C और I, यानी कि जो गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल और जो भारत की प्रभुता अखंडता से रिलेटेड अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मांगी गई है जो 20 वर्ष से पुरानी होगी, वो दी तो जा सकेगी, लेकिन उसके अंतर्गत अगर कोई प्रश्न उठता है तो जो उसका निश्चय है वह सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाना चाहिए या नहीं दी जाना चाहिए। सेक्शन 9, कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त कॉपीराइट का उल्लंघन करेगा। यहाँ यह बताया गया है कि जब आरटीआई के द्वारा आप राज्य से जो है इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वह किसी प्राइवेट व्यक्ति है, यानी कि जो कोई पर्सन है उसका कोई कॉपीराइट है किसी चीज़ पर, उसका इन्फ्रिंजमेंट होता हो यानी कि उसका उल्लंघन होता हो, तब जो है ऐसी जो सूचना आपने मांगी है उसको मना कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। सेक्शन 10, सीवरेबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता। तो किसी अभिलेख के कुछ भाग को सूचना के आधार पर दिया जाना यदि वह पृथक किया जा सकता है। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो जैसे कि अगर आपने किसी डिपार्टमेंट से कोई सूचना मांगी और अब अगर वो सूचना जो है उसके अंदर जो पूरा भाग है वो आपको नहीं दिया जा सकता, उसमें कुछ भाग ऐसा है जो कि नहीं देना है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जो उससे अलग करके आपको दिया जा सकता है, तब जो है ऐसा डिपार्टमेंट जो लोक प्राधिकारी है वह ऐसा जो भाग है वो आपको जो सूचना के माध्यम से देगा और उसके साथ ये लिखित में देगा कि जो रिमेनिंग पार्ट है वह क्यों नहीं दिया गया और उसका क्या कारण था, और जो है उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करेगा। सेक्शन 11, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन यानी कि पर व्यक्ति सूचना। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि पर व्यक्ति कौन होगा, तो उसी के बारे में सेक्शन 11 में इलेबोरेट किया गया है कि यदि कोई सूचना किसी पर व्यक्ति से संबंधित है जिसे उसके द्वारा गोपनीय माना गया है, कि कोई जो थर्ड पार्टी है जिसके द्वारा कोई ऐसी सूचना रखी जाती है जो कि उसने बोला है कि मतलब उसका मानना है कि वह सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है या उसने ऐसा डिक्लेयर किया है कि वह जो है गोपनीय सूचना है, तब वहाँ लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना की मांग किए जाने पर यानी कि अनुरोध किए जाने पर 5 दिनों के भीतर पर व्यक्ति को ऐसे अनुरोध की सूचना देगा कि जो उसने गोपनीय घोषित की गई है ऐसी सूचना के बारे में जो है किसी ने
जो है सूचना मांगने की जो है यहाँ पर अनुरोध लगाया है। तब उस जो पर व्यक्ति है यानी कि जो थर्ड पार्टी है उससे डिस्कशन किया जाएगा, उसके जो विचार हैं वह लिए जाएंगे कि आखिर वह क्या कर चाहता है, कैसी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उसके जो निवेदन है वो वहाँ पर राइट डाउन कर लिए जाएंगे और उसके बाद जो लोक प्राधिकारी हैं यानी कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जो हैं वह उसके बारे में अंतिम निश्चय करेंगे। परंतु अगर विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों के सिवाय यदि लोकहित पर व्यक्तियों के हितों की संभावित हानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञा किया जाएगा। यानी कि यदि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यदि वह लोकहित के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से जो व्यक्ति है यानी कि जो पर व्यक्ति है उसका जो है संभावित हानि जो है वह लोकहित से कम है, तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वह दी जा सकेगी। और इसके अंतर्गत पर व्यक्ति को यानी कि थर्ड पार्टी को जो है सूचना दी जाएगी, यानी कि जो ऐसा अनुरोध प्राप्त होगा उसके बाद उसे सूचना दी जाएगी कि वह इसके लिए जो है अपना रिप्रेजेंटेशन यानी कि ऐसी सूचना का जो है जवाब दे। तो जो उसके लिए समय दिया जाएगा वह सिर्फ 10 दिन होगा ऐसी सूचना की प्राप्ति से। तो यहाँ पर जो 10 दिनों का समय है यही हमें याद रखना है कि उसे रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो सूचना उसे मिलती है उसका जवाब देने के लिए उसे कितना समय दिया जाता है। तो ये था हमारा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 11 तक का जो इसके प्रोविजंस है उसके बारे में डिस्कशन। और इसके जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो सेक्शन 12 से जो इसका आगे का पार्ट है उसके बारे में। यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।